हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो हमें हमने पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन को ख़त्म कर लिया था। एक छोटा सा टॉपिक और है, ऊतक संवर्धन। उसे देख लेते हैं, फिर हम लैंगिक जनन पे आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों करेंगे सब्सक्राइब आप? सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है, सब्सक्राइब करना कैसे? जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा लाल का रंग से, उसको आप टच कर देंगे, सब्सक्राइब लिख जाएगा। पास में ही एक घंटी आएगी, घंटी को भी छू लेंगे। ठीक है, घंटी को मतलब ऑन कर लेना है। आल पे घंटी छुएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, आल पे क्लिक कर लेना है आपको। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा, जब भी चैनल पे हमारे यूट्यूब पे चैनल पे कोई भी वीडियो डाली जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो आपको वीडियो खुद ही दिखा करेगी। जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो वीडियो आपको दिखेगी। समझ रहे हैं इस बात को? दूसरी चीज़, इससे फ़ायदा ये होता है, टाइम पर आपको क्लास मिलती है, पल पर की नए नए वीडियो मिलते हैं। नहीं तो हमने कोई भी अच्छा वीडियो बेकार वीडियो डाला तो उसको आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। इसलिए आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेज, जिसमें आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और अब आज हम पढ़ने वाले हैं ऊतक संवर्धन। क्या पढ़ने वाले हैं? ऊतक संवर्धन। नाम से ही स्पष्ट है कि ऊतक का टिश्यू कल्चर बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो कल्चर किया जाता है इसमें। कोई कोशिका ले लेते हैं पौधे के किसी भाग में, किसी शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। और जब वो कोशिकाएं गुणन करने लगती है, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे उनमें गुणन होने लगता है। गुणन हो जाता है तो कोशिकाओं का एक गुच्छा सा बन जाता है। कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है जिसे हार्मोन्स दिए जाते हैं, हार्मोनिक माध्यम में रखा जाता है। तरह तरह के उसमें हार्मोन दिए जाते हैं। समझ गए? जो कोशिकाओं का गुच्छ बनता है उसे कैलस बोलते हैं। कैलस बनने के बाद उसे हार्मोन माध्यम में रखा जाता है। हार्मोनिक माध्यम में रखा जाता है। तो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं बेटा जी, वह उसमें कई तरह के विभेदन होते हैं, कई तरह के से उसमें विभाजन होता है। तो उनमें एक नया पौधा बनने लगता है। एक नए पौधे का निर्माण शुरू हो जाता है। जब वो नए पौधे का निर्माण शुरू हो जाता है, नया पौधा बनने लगता है, तो उसे हम भूमि में रोपित कर देते हैं और वह एक नए पौधे का विशाल रूप ले लेता है। समझ गए? ये होता है ऊतक संवर्धन। समझ गए? कोशिकाओं का गुच्छ क्या कहलाता था? कैलस। कैलस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। कैलस बन जाता है तब उसे हार्मोनिक माध्यम में हार्मोन दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर संवर्धन या पोषक, जो भी कहो, पोषक माध्यम में रखा जाता है। पोषक माध्यम में रखा जाता है। यह कोशिकाएं गुणन करके कोशिकाओं का एक गुच्छ या गुच्छा, जो भी कहो, गुच्छ बना लेती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। जिसे कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? जिसे कैलस कहते हैं। ठीक है, अब इस कैलस को हार्मोनिक भी लिख सकते हैं आप, हार्मोन माध्यम में रखा जाता है। जहाँ या वहाँ, जो भी कहो, जहाँ उसमें विभेदन होकर, या फिर उसकी कोशिकाएं विभेदित होकर, जो भी कहो, उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण शुरू हो जाता है। जिसे मिट्टी में रोपित कर देते हैं। ठीक है, आर्किक का पौधा हो गया।
आर्किड हो गया, और भी सजावटी पौधे, अन्य सजावटी पौधे, इनके द्वारा, इसी के द्वारा ऊतक सजावटी पौधे या फिर सजावटी, विटी नहीं सजावटी पौधे, इन सभी का निर्माण। इसमें बहुत फायदा, बहुत फायदा न, पौधे की सिर्फ कोशिकाएं मिल जाएं बस, है ना, कोशिकाओं से ही नया पौधा बना देते हैं। अलैंगिक जनन की बातें पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो जाती हैं बच्चा जी। हमने ये चीज़ें कायिक जनन का लाभ देख लिया था ना, कायिक जनन का लाभ देख लिया था, अलैंगिक जनन की सारी विधियां हो गई हैं। चलो हो गया, ये सब हो गया ना बेटा जी। अब आ जाते हैं हम लैंगिक जनन पर। किसमें आ जाते हैं? लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ले हेडिंग डालेंगे जीओ में लैंगिक जनन। जीओ में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल ऑर्गेनिज्म कह देंगे ना जीओ में। ऐसा नहीं कि पौधों में नहीं होता है, पौधों में भी लैंगिक जनन होता है, और जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है बच्चा जी। और जीवों में और अब जंतुओं में तो होता ही है, जिनमें नर मादा होते हैं। समझ गए? समझ गए? अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं, इसमें जो चीज़ें जाननी जरूरी है, आवश्यक है। देखो, ये इस जो लैंगिक जनन वाली विधि है, इसमें युग्मक बनता है। इसमें दो विशेष कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें युग्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक। ये सब सुनो, अभी ये सब सुनो, लिखो मत। जिसे क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। युग्मक दो तरह के होते हैं, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। नर युग्मक क्या कहलाता है? नर युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु मनुष्य के लिए है, हालांकि होस्ट पौधों में अलग चीज़ हो जाती है। नर युग्मक जो पौधों में होगा, मादा युग्मक जो पौधों में होगा, वो चीज़ अलग हो जाए। तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, मादा नहीं। इसमें लिखना चाहिए था ना। नर युग्मक क्या कहलाता है बेटा जी? शुक्राणु कहलाता है। मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। इन दोनों के मिलने से क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। जब नर मादा युग्मक का संलयन होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूज होते हैं दोनों आपस में आके, तो क्या कहलाता है? वो निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद ही भ्रूण क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट अर्थात युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है बेटा जी? युग्मनज बनता है। युग्मक के मिलने से क्या बनेगा? युग्म नज बनेगा। युग्मनज में विभाजन होगा, युग्मनज में बहुत सारा विभाजन होगा, तो क्या बनेगा? भ्रूण, फिर विभाजित होकर ये भ्रूण बनाता है। भ्रूण क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। भ्रूण में फिर और सारा विभाजन होता रहता है, तब वो धीरे धीरे जाके, और भी बीच में अवस्थाएं होती हैं, तब वो धीरे धीरे शिशु या फिर नए जीव को विकसित करता है। अगर पशु होगा शिशु, या फिर नया जीव पेड़ पौधे में हो तो नया जीव बनेगा। ये प्रोसेस होता है। समझ गए? युग्मक बनने की क्रिया युग्मनज कहलाती है। शुक्राणु बनने है तो शुक्राणुजन कहलाएगी, है ना, शुक्रजन कहलाएगी। अंडाणु बनेगा अंड जनन कहलाएगी। ठीक है, वो अलग अलग प्रक्रियाएं हो जाती हैं। ये चीजें समझ में आ गई? अच्छा जी। अब और सुनो, और सुनो। कुछ होते हैं एक लिंगी प्राणी, कुछ होते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी या उभयलिंगी।
एक आया है समोसा बेचने वाला, गांव में आ जाता है ना, पास ही के गांव का है, वही चिल्ला रहा है। आवाज़ आ तो नहीं रही, नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, समोसा वाला आया है, खाने का मन है पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक, छोड़ो। चिल्ला रहा है ना, बेच रहा है, बेचे नहीं तो उसको। क्या बोला मैंने? एक लिंगी प्राणी और दो लिंगी प्राणी। एक लिंगी प्राणी जिनमें एक ही लिंग होता है, जैसे मेरे पास एक लिंग है, दो लिंग है, स्त्रीलिंग दो लिंग। जो अगर एक ही जननांग है, नर जननांग है, एक ही तरह के जननांग है, चाहे नर जननांग हो चाहे मादा जननांग हो। ठीक है, जिनमें मादा जननांग पाए जाएगा वो मादा कहलाएंगे, जिनमें नर जननांग पाए जाएगा वो नर कहलाएंगे। अब जननांग अगर एक ही प्राणी में दोनों तरह के जननांग हैं तो द्विलिंगी कहलाएगा। एक प्राणी में एक ही तरह के जननांग है तो एक लिंगी कहलाएगा। जिस प्राणी में एक ही तरह के या फिर एक ही तरह के जननांग पाए जाते हैं वह एक लिंगी कहलाएंगे। जिनमें नर जननांग पाए जाते हैं वो नर कहलाते हैं, जिनमें मादा जननांग पाए जाते हैं वो मादा कहलाते हैं। ये चीज़ें आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। द्विलिंगी प्राणी, जिन प्राणियों में दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर अर्थात नर तथा मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं वह द्विलिंगी प्राणी कहलाते, द्विलिंगी प्राणी या उभयलिंगी प्राणी कहलाते हैं। समझ गए? उभयलिंगी प्राणी कहलाते हैं। समझ गए? ये चीज़ें आप समझ गए? ठीक है, एक लिंगी प्राणी के उदाहरण देखें तो जैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, ये सभी एक लिंगी प्राणी। इसके उदाहरण में क्या लिख लेंगे? मनुष्य, कुत्ता, कुकुर, कुत्ता, बिल्ली, कुकुर बोलते हैं ना हम सब इसको, प्यार से बोलते हैं ना, बिल्ली, हाथी, etc एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। ठीक है, और भी उदाहरण हो सकते हैं। लाइट चली गई इसलिए हम लेक्चर को भी ब्रेक कर दे देंगे, इसके बाद इसको पूरा ही कर ही लेते हैं। इसके उदाहरण में क्या लिखना है? केचुआ, हाइड्रा लिख देंगे आप, और अनेक पादप होते हैं। ठीक है, द्विलिंगी में क्या लिख देंगे आप? क्या लिख देंगे? केचुआ, केचुआ लिख लोगे ना, केचुआ लिख दोगे। ठीक है, और भी हाइड्रा लिख दोगे, हाइड्रा लिख दोगे। हाइड्रा के बारे में पिछले वीडियो हमने पढ़ा भी है। ठीक है, ये हो गया, इतना लिख लो। अब नई लाइन से लिख लो, नई लाइन से लिख लो। लैंगिक जनन में कुछ प्राणी हो, इनमें केचुआ वगैरह में नर जननांग मादा जननांग एक ही शरीर में होते हैं, मतलब कि एक ही हिस्से में होते हैं। समझ रहे हो? एक ही प्राणी में होते हैं। धुंधला हो गया होगा ना, दिखता नहीं रहा होगा, सही करते हैं। एक ही प्राणी में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? दोनों लिंग एक ही प्राणी में हैं। जैसे मेरे अंदर लड़की वाले भी चीज़ें हों, लड़के वाले भी चीज़ें हों, वो जननांग, लड़की वाले भी जननांग हो, ठीक है, और लड़के वाले भी जननांग हो, मैं क्या कहलाऊंगा फिर? उभयलिंगी कहलाऊंगा मैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, नहीं तो मैं ही बच्चे पैदा करूँ, मैं ही पापा बन जाऊँ, मैं ही मम्मी बन जाऊँ ना। चलो ठीक है, वैसा नहीं हो सकता ना। और भी इसके बारे में लिख लेंगे। अब अलैंगिक जनन में क्या कहते हैं? ठीक है, चलो आगे नीचे लिखो। इतना लिखने के बाद और लिख लो, इसमें लिखो लैंगिक जनन की विधि में, लैंगिक जनन की विधि में दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें युग्मक कहते हैं, जिन्हें युग्मक कहते हैं, जिन्हें युग्मक कहते हैं। युग्मक बोले तो गैमीट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जिन्हें युग्मक कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो। नर युग्मक को शुक्राणु, नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के मिलने से, नर तथा मादा युग्मक के मिलने से, आगे लिख लो, नर तथा मादा युग्मक के मिलने से जाइगोट या युग्मनज बनता है। जाइगोट या युग्मनज बनता है, जो आगे परिवर्धित होके, मतलब उसमें डेवलपमेंट होता है, परिवर्धित होके एक नया जीव बनाता है, एक नया जीव बनाता है। हो गया, जीवों में लैंगिक जनन इतना बहुत है। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है पौधों में क्या? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या पढ़ना है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन।
लंबा टॉपिक है लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन देख लेंगे, फिर आदमी में आएंगे। अच्छा ठीक है, आदमी वाला हमें पढ़ना है। तो इस पर आ जाते हैं। तो आप लोगों को मैं पहले फूल के जो भाग होते हैं, पहले तो फूल जानो फूल कितने प्रकार के होते हैं, फिर पुष्प की संरचना देखेंगे। बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, तो समझे बेटा जी, समझे बेटा जी। पुष्प देखो कितने प्रकार के होते हैं, पुष्प की संरचना देखेंगे। ठीक है, तो इस पहले तो लिख लो, इसमें लिख लो, ये हेडिंग डाल के लिख लो, फूल पौधों का जनन अंग है। फूल पौधों का फूल बोले चाहे तो पुष्प बोले। फूल एक उर्दू शब्द है, पुष्प एक हिंदी शब्द है। पुष्प एक हिंदी का शब्द है, फूल क्या है? फूल एक उर्दू शब्द है। फ्लावर तो इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी वाला शब्द है। क्या तो क्या बोले मैंने? फूल या पुष्प पौधों का जनन अंग है, एक फूल में मुख्य भाग। ठीक है, आज या तो हेडिंग ही डाल लेते हैं, लिख ही लेते हैं इनके बारे में, लेकिन वो सारे संरचना में आ जाएंगे बेटा जी। चलो वो सभी देख लेंगे। एक पुष्प में मुख्य भाग बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे हम पुष्प की संरचना में सब कुछ देख लेंगे, फिगर भी बना लेंगे। अब हेडिंग डालो, पुष्प के प्रकार। पुष्प के प्रकार बेटा जी, पुष्प के प्रकार। पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला एक लिंगी पुष्प, दूसरा उभयलिंगी। एक लिंगी पुष्प, ठीक है, दूसरा उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी बोलो चाहे तो इसे बोल लो कि उभयलिंगी, चाहे बोलो चाहे इसे बोलो द्विलिंगी बोल सकते हैं ना, अभी मैंने जो बताया था, या द्विलिंगी। अब इसमें फूल में होंगे, जब किसी पुष्प में एक ही तरह के जननांग हो, एक ही तरह के जननांग, उसे एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। जिस फूल में या पुष्प में दोनों तरह के नर तथा मादा जननांग दोनों उपस्थित हो, उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। अगर ये परिभाषा हो दोनों में लिख लेंगे। हेडिंग डालेंगे, पहले एक लिंगी लिख देंगे। इसमें स्त्री केसर ब्रेकअप लिख लेंगे मादा जननांग। क्या बोल लिखेंगे? मादा जननांग। तथा पुंकेसर ब्रेकअप लिख लेंगे नर जननांग। नर जननांग को पुंकेसर बोलते हैं, मादा जननांग को स्त्री केसर बोलते हैं। नर जननांग तथा मादा जननांग में से केवल एक ही जननांग उपस्थित होता है। में से केवल एक ही जननांग उपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा पपीता है, तरबूज है, ये सभी इसके। पपीता का है, पपीता पपीता पपीता, तरबूज ये हमको खिला दो ना, तरबूज का सीजन चल रहा है, तरबूज हो गया। अब लिख लो बेटा जी द्विलिंगी में, उभयलिंगी। इसमें स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों, अर्थात इसमें स्त्री केसर व पुंकेसर अर्थात नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे गुलहड़, सरसों, ये सब के फूल है ना। गुलहड़, सरसों, गेंदा, आदि कर लो, बहुत सारे हो गए। चलो अब हेडिंग पर डालेंगे, हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना ही आज पढ़ लेते हैं, फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है बच्चा जी, पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुष्प की संरचना। मेरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना।
फिगर बना ले, फिगर बना ले, फिर समझाएं कि फिगर ना बनाए, ऐसे समझाते। फिगर आपको बनाना है, ठीक है, फिगर बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं अच्छे से, फिर लिखा भी देते हैं। तो मैंने फिगर ड्रा कर लिया है, आइए इसको समझ लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये पुष्प की संरचना है, आपको फिगर इसका बना लेना है। पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं आप पुष्प लेकर भी देख सकते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट होता है, देखो एक बाह्य दल होता है, एक बाह्य दल होता है, एक या फिर पुंज भी बोल देते हैं, पुंज भी लिखा रहता है, बाह्य दल पुंज भी लिखा रहेगा, दल पुंज भी लिखा रहेगा, ठीक है। बाह्य दल पुंज जो यहाँ पे सपोर्ट में पत्तियाँ होती हैं, लगी होती हैं छोटी छोटी, वो हो जाती हैं बाह्य दल या बाह्य दल पुंज। जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो दल होते हैं या दल पुंज, या उन्हीं को पंखुड़ी हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। और क्या होता है, और दो भाग होते हैं, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। पुंकेसर हमने बताया था नर जननांग होते हैं, स्त्री केसर हमने बताया था मादा जननांग होते हैं, ठीक है। स्त्री केसर में बात करें तो ये जैसे ये पूरा स्त्री केसर है, स्त्री केसर में कौन से भाग आते हैं, ये निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिससे पुंकेसर और अंडाशय जुड़ता है। वर्तिका, ये सबसे टॉप वाला ऊपर वाला भाग वर्तिका कहलाता है, वर्तिका का निचला सिरा ये वाला वर्तिका कहलाता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्त्री केसर बनाते हैं। पुंकेसर की बात करें, पुंकेसर में तंतु आते हैं, और यहाँ पे तंत्र, पराकोष और तंत्र को जो जोड़ता है उसे योज्य बोलते हैं। यहाँ पे योज भी होती है, क्या होती है, योज, ठीक है। और ऊपर क्या होते हैं, ये पराग कोश होते हैं। पराग कोश में ही पराग कण बनते हैं, पराग कण पराग कोश में ही बनते हैं। और ये जो लंबा वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, तंतु। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर हमारे नर जननांग होते हैं, स्त्री केसर हमारे मादा जननांग होते हैं, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लो, ये हो गया फिगर। तो अब आप हेडिंग डाल लो, पुष्प में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। पुष्प में निम्नलिखित, पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं, जो भी आप लेना चाहो लिखो। हेडिंग डाल लो दलपुंज, बाह्य दलपुंज। क्या डाल लो, बाह्य दलपुंज, इसको कैलिक्स बोलते हैं वैसे इंग्लिश में। डाल लो, इसमें लिख लो बेटा जी, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, जो प्रायः हरे रंग का होता है, जो प्रायः हरे रंग का होता है, ठीक है। अब हेडिंग डालो दल, दल या दलपुंज जो भी लिखो। जलपुंज को क्या बोलते हैं, कोरेला बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, COROLLA लिखो। देखो बहुत हरामखोर होती है लाइट भी ना, उतने लंबरदार भी नहीं इन्वर्टर लगा वाले। चलो लिख डालो, अच्छा अच्छा फटाफट बोलो। अगला दलपुंज में लिखो बेटा जी, दल में लिखो। बाह्य दलपुंज, बाह्य दल के अंदर स्थित पुष्प का दूसरा चक्र, पुष्प का दूसरा चक्र दलपुंज कहलाता है, दलपुंज कहलाता है, ठीक है। इनका मुख्य कार्य कीटों को आकर्षित करना होता है। जो पंखुड़ियाँ होती है यही कीटों को आकर्षित करती हैं, ठीक है। मधुमक्खी वगैरह इन्हीं को रस चूसने आती है ना पंखुड़ियों का, ठीक हो गया। अब हेडिंग डाल लो बेटा जी पुमंग, पुमंग नहीं स्त्री केसर, पुंकेसर हेडिंग डाल लो। पुंकेसर या पुमंग जो भी कहो यही होते हैं, पुमंग। ये पुंकेसर मिलकर ही क्या बनाते हैं, पुमंग वाला चक्र बनाते हैं, ठीक है। लिख लो, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, ठीक है। यह पुष्प के नर जननांग है, यह पुष्प का क्या है, नर जननांग है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। यह परागकोश तंतु तथा योज्य से मिलकर बना होता है, यह परागकोश तंतु तथा योज्य से मिलकर बना होता है, ठीक है, ठीक है। आगे पॉइंट बना के लिख लो। पूतंत्र के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है जो परागकोश कहलाती है। पूतंत्र, ये तंतु है नहीं, तंतु, तंतु के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है जो परागकोश कहलाती है। परागकोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है। पराग खाने वाली नहीं, पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक। इतनी चीज लिख लेंगे। अब हेडिंग डाल लो स्त्री केसर, अब हेडिंग डाल लो स्त्री केसर, लिख लो। यह पुष्प का मादा जननांग होता है, यह पुष्प का मादा जननांग होता है, जो अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र
अंडाशय वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। ठीक है, पॉइंट बना बना के लिख लो, पॉइंट बना बना के लिख लो। आ रही है लाइट, चलो छोड़ो, पॉइंट बना बना के लिख लो। पहला पॉइंट बनाओ, स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। हो गया, अगला लिख लो, अगला लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो बेटा जी। अंडाशय के ऊपर वाला लंबा पतला भाग, अंडाशय के ऊपर वाला लंबा लंबा पतला भाग वर्तिका कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। अगला पॉइंट लिख लो बेटा जी, वर्तिका, अगला पॉइंट लिख लो, वर्तिका का सबसे ऊपर का स्वतंत्र तथा चिपचिपा भाग, वर्तिका का सबसे ऊपर का स्वतंत्र, फ्री है ना, स्वतंत्र चिपचिपा भी होता है, चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। वो अंडाशय में ही का वो लगे होते हैं बीजांड। ठीक है, यहीं पे परागण की क्रिया होती है जाके। उस बाकी जो जनन का प्रक्रिया है, अभी हमने पुष्प की सामान्य जानकारी ले ली है। आगे जो जनन वाला प्रोसेस है ना, पूरा जनन कैसे होता है, इसमें लैंगिक जनन अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें पुष्प का पौधों का, पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन अभी खत्म, अभी लैंगिक जनन शुरू नहीं, अभी तो हमने आपको आज पुष्प के बारे में ही बताया है। कल जनन वाली प्रोसेस हम आगे समझेंगे। ठीक है, जो जनन की प्रक्रिया होगी, लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होगी पुष्प में, वो आगे हम कल समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चा लोग, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और बने रहो, मेहनत करते रहो, डेली हम पीछे जाएंगे, सीधी बात, आप मेहनत करते रहो बस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और ख्याल रखना अपना, पढ़ते जाओ बस, जो समझ में आए पूछ लिया करो, बता दिया करो, मैसेज कर दिया करो, सर ये समझ में नहीं आया फिर से बता देना, ये समझा देना, जो भी क्वेश्चन हो पूछ लिया करो। आप बुक हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया करो, ना समझ में आए पूछ लिया करो, और क्या कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन बनाते रहो। ठीक है, बुक ना खरीदो तो खरीद लो जल्दी से, और रिवीजन करते रहो, पढ़ते भी रहो। ये मेरा वीडियो देखो, पढ़ो, समझो, लिखो, उसको पढ़ भी लिया करो, पुराना पढ़ते जाओ, नहीं भूलते जाओगे। जो ना समझ में आए, भूल गए हो कुछ, तो वीडियो खोलो, उस वीडियो को दोबारा देख लो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, और फिर चलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।